हेलो दोस्तों, मैं आ रहा आपका दोस्त यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 सीरीज में। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक क्या, एक नया सब्जेक्ट ही स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास केवल 4 महीने रिमेनिंग हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ से हमारी बिगनिंग स्टार्ट होती है, जब हम पूरी तरीके से अभी फोकस हो जाएंगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो सब्जेक्ट लेके स्टार्ट करने वाले हैं, जो जिसमें इसका कंट्रीब्यूशन इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत बड़ा है, वो है पॉलिटी। और पॉलिटी में एक बुक जो इसकी एक बाइबल है, जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, या जिसको आप कोई भी पवित्र बुक मान सकते हैं, वो है लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत जी द्वारा लिखित जो पॉलिटी की बुक है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत मदद करती है। तो इसी का इसेंस या इसी को समझते हुए, इसी बुक का यूज करते हुए, मैं आपको ये पूरा टॉपिक बाय टॉपिक पॉलिटी पढ़ाना स्टार्ट करूँगा आज से। ठीक है, आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल से जुड़ जाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे, मैं एक भी पैसा इसके लिए आप लोगों से नहीं लेता हूँ। बस आप लाइक करें, और जो भी चीज़ आपको लगती है कि मुझे करेक्ट करनी चाहिए, मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए वीडियोज़ में, मैं उसको अगले वीडियोज़ में इम्प्रूव करूँगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरे चैनल ओनली यूपीएससी इन हिंदी मीडियम, क्योंकि ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो स्ट्रगल करते हैं प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको स्टार्ट किया हूँ, इस इनिशिएटिव को स्टार्ट हमने किया है। ठीक है, तो आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो पॉलिटी का टॉपिक है। तो मैं आप लोगों को एक और चीज़ इसके हेल्प होगी आपको, कि मैं मेंस का सिलेबस भी आपको समझाता हुआ चलूँगा, क्योंकि सिविल सिलेबस पर यूपीएससी एस्पिरेंट को पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, अच्छी रैंक चाहते हैं, तो आपकी सिलेबस पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम थोड़ा ब्रीफली सिलेबस डिस्कस करेंगे, और मैं एक बार में पूरा सिलेबस डिस्कस नहीं करूँगा। मैं पहले पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक जाएंगे और सिलेबस को उस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। ओके माय डियर, तो जो हमारा पहला टॉपिक है पॉलिटी, जिसे हम राज व्यवस्था या राजनीतिक शास्त्र कहते हैं, तो जो सेकंड हमारा पेपर होता है जीएस में, जो सेकंड पेपर होता है वो इसी से रिलेटेड होता है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। ये 3 टॉपिक आईआर, ये 4 टॉपिक इसमें आते हैं। तो पहला टॉपिक जो पॉलिटी है, कि हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसको हम एम लक्ष्मीकांत से कवर करते हैं। लगभग सारे विद्यार्थी इसी को पढ़ते हैं, स्टूडेंट एस्पिरेंट जो है। तो उसमें पहला जो टॉपिक उन्होंने दिया है, पॉइंट दिया है, वो आप लोग देखिए क्या दिया है। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार, फिर उसका विकास और संविधान की विशेषताएं, संविधान में विशेषताएं हैं और उसको संशोधन करने की प्रक्रिया है, और महत्वपूर्ण प्रावधान जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, या जो सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस हैं, ठीक है, या प्रेसिडेंट की जो अध्यादेश जारी का ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है, सेपरेशन ऑफ पावर है। ये जो शक्तियां हैं, जो जो विशेषताएं, प्रावधान है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्रीफली हम आपको एक चीज़ बता दें कि एम लक्ष्मीकांत कुछ इसी तरह डिजाइन की गई है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके जो पहले 11 चैप्टर हैं, पहले 11 चैप्टर को आप देखेंगे, यूनिट फर्स्ट को देखेंगे, तो ये पहले चैप्टर पहले पॉइंट को कवर करते हैं। ठीक है, सिलेबस के पहले पॉइंट को कवर करते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा जो हमारा संविधान जो आज हम पढ़ते हैं इसको, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। ठीक है, वो इवॉल्व होते होते हमारे हाथ में जो एक पवित्र बुक आई, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड क्या है, हमको वो समझना जरूरी है। ये कहाँ से कुछ चीज़ें हैं, जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वो कहाँ से आ गया, ठीक है, सेंट्रलाइज चीज़ें हैं वो कहाँ से आई, सॉरी, वो कहाँ से आई, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेड रॉक, जो बेड रॉक हैं वो क्या है, आधार स्तंभ क्या है भारतीय संविधान के, उसको देखना है। तो उसको देखने के लिए आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
को देखना जरूरी है। सारी चीज़ें आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में आप सब पढ़ेंगे, कैसे अंग्रेजों ने पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में किया। ठीक है, कैसे उन्होंने विजय प्राप्त की, भारत की स्थिति उस टाइम क्या थी, फिर उन्होंने यहाँ के शासन करने के लिए नियम कायदे किस तरीके से बनाए, उन्हीं नियम कायदों का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रोल हो आया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो जो पहला चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत का, इट इज़ अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ये देखिए आप लिखा है ऐतिहासिक आधार। हम अपने सिलेबस के ऐतिहासिक आधार को समझ रहे हैं, संविधान के, संविधान उसका ऐतिहासिक आधार। तो उसका पहला जो चैप्टर है ऐतिहासिक आधार। दूसरा जो चैप्टर है वो है संविधान का निर्माण, तो इसका विकास समझेंगे, डेवलपमेंट। उसके बाद तीसरा जो चैप्टर हम जो इसमें पढ़ते हैं वो संविधान की विशेषताओं को लेके है, कि लिखित है कि अलिखित है, पार्लियामेंट फॉर्मेशन है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्मेशन है इंडिया में। ठीक, ये सब विशेषताएं हैं। इट इंट्रीग्रेटेड जुडिशरी है इंडिया की। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता है, समाजवादी कॉन्सेप्ट है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो चौथा चैप्टर है। पांचवा चैप्टर किससे रिलेटेड है? इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल है, उद्देशिका है, जो दर्शन है संविधान का, इसेंस बोलते हैं इसको, जहाँ से हमें संविधान में समझ में आता है हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें आई हैं। दर्शन है, नैतिक मूल्य हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इनके सब बंधुता है। ये सब दर्शन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? हमारे उद्देशिका में देखने को मिलते हैं। ये मॉरल वैल्यूज एंड जो फिलोसफिकल चीज़ें हैं हमें दर्शन में, अब सारा दर्शन जो संविधान का हमें कहाँ देखने को मिलता है? उद्देश्य का आत्मा है, एक तरीके से उसे कह सकते हैं। ये उसका एक तरह पूरे संविधान का प्रतिबिंब है। ऐसा क्वेश्चन भी आया है, लिख के आया है कि उद्देश्य का संविधान का क्या है, एक तरीके उसका प्रतिबिंब है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि भारतीय क्षेत्र क्या है, टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो भाग 1 को पढ़ेंगे, भारत राज्यों का संघ, द यूनियन ऑफ स्टेट। और वो यूनियन स्टेट्स में स्टेट्स कैसे फॉर्मेट होते हैं, किसी स्टेट को 2 भागों में बांटना है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। फिर इस देश में रहने वाले लोग, उनकी नागरिकता कैसे डिसाइड होती है। ठीक है, कैसे उनको नागरिकता मिलती है, उसके बारे में है सारा कुछ। एनआरआई कौन होते हैं, इंडियन सिटीजन कौन होते हैं, उन्हें कौन से राइट्स हैं फंडामेंटल में, जो फॉरेनर आते हैं इंडिया में उनको कौन से राइट्स मिलते हैं। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है वो राइट्स जो है फंडामेंटल राइट्स। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इन दिस सीरीज। उसके बाद हम डीपीएसपी देखेंगे, वेलफेयर स्टेट की जो कॉन्सेप्ट के लिए जो चीज़ें लिखी गई हैं, कि शासन कैसे चलाना चाहिए, उनका शासन में जो जो चीज़ें लेके आएंगे उसका आधार क्या है। उसके बाद हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखते हैं अपनी। सारी चीज़ें हमें मिल गई, अब हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं देश के लिए, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं लेकिन बाद में ऐड हुए थे। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा अगला जो चैप्टर आएगा इसमें फिर आएगा कि संविधान में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, अब क्या संविधान में हम कोई बदलाव कर सकते हैं? द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 368, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे संविधान के मूल ढांचे के बारे में, केशवानंद भारती केस। तो इस तरीके से हमारे ये चैप्टर पूरे इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेगा कि ऐतिहासिक आधार क्या है, उसका विकास कैसे हुआ, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके विशेष स्पेशल प्रोविजंस क्या हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट क्या है। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अपने सिलेबस का पहला पॉइंट आपने कवर कर लिया इन 11 चैप्टर को कवर करके। और साथ ही साथ आपको अपने टॉर्च क्या है, वो है आपके PYQ। आपको जब भी ये सारी चीज़ें पढ़नी है तो अपने दिमाग में आपको PYQs कि यूपीएससी पूछ कैसे रहा है, क्या आप उस चैप्टर को पढ़ के उस क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं जो यूपीएससी पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तरीका है पढ़ाई करने का।
अब हम स्टार्ट करते हैं इस पूरे चैप्टर को और तेजी के साथ हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। तो देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहानी स्टार्ट होती है लगभग 1600 से। 1600 में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि हम सारी कहानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश के इर्द गिर्द ही हमारी कहानी घूमेगी कि उन्होंने ही हमारे देश में जो संवैधानिक विकास का स्टार्टिंग किया था, उनकी ही देन है। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट्स हैं सारे वो अंग्रेजों की ही देन है, और बाकी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें और भी चीज़ें अलग अलग देशों से भी हमने ली, और किस तरीके से ली वो भी देखेंगे। आज का हमारा फोकस है कि हमारा पृष्ठभूमि क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कहानी स्टार्ट होती है 1600 में। 1600 में क्या होता है कि इंग्लैंड में जो एलिजाबेथ होती हैं वहाँ की रानी, वो वहाँ की एक प्राइवेट जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको एक अधिकार दे देती हैं, एक चार्टर देती हैं, और चार्टर के थ्रू उनको 9 वर्ष के लिए क्या करते हैं, भारत और उसके पूर्व में जो देश हैं उनके साथ व्यापार करने की अधिकार मिल जाते हैं। 1609 में अगेन रिवाइज होता है, और रिवाइजन ऐसा होता है कि उनको अनिश्चितकालीन समय के लिए अधिकार मिल जाते हैं पूर्व में व्यापार के लिए। ठीक है, तो ये कहानी चलते चलते पहुंचती है 1757 और 1764 के अराउंड में, जहां 2 महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं। एक युद्ध प्लासी का युद्ध है जो 23 जुलाई 1757 को होता है, जब बंगाल को अपने कैप्चर में लेते हैं, और उसके बाद बक्सर का युद्ध जो 3 सेनाओं को जो हराते हैं ना, वो कि बंगाल की सेना हराई उन्होंने, अवध की सेना हराई या मुगलों की सेना को, तीनों संयुक्त सेना को हरा के वो इस बात को निश्चित कर देते हैं कि अब भारत में किसका राज होगा, अंग्रेजों का राज होगा। ठीक है, और इसी के आधार पर वो मुगलों से एक मुगल बादशाह थे शाह आलम। नीचे देखिए, ये जो पॉइंट दिए होते हैं ना, आप पढ़ते समय इस पॉइंटों को छोड़ देते होंगे, तो इन पॉइंटों को प्लीज आप छोड़िए नहीं, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है PYQ। पूछ लेंगे कौन से मुगल बादशाह ने इनको अधिकार दिए थे, दीवानी अधिकार, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में थे वो 1765 में। तो वो थे शाह आलम, मुगल बादशाह शाह आलम ने दिए थे। ठीक है, जब उनको दीवानी राइट मिल जाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे उनके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ओके, उसके बाद 2 चरण इसमें आते हैं। एक है 1773 से लेकर 1853 का, यहाँ तक उनके बहुत सारे नियम कायदे इवॉल्व होते हैं इस देश में प्रशासन करने के, शासन करने के, ईस्ट इंडिया कंपनी के। उसके बाद 1857 की जो सिपाही विद्रोह होता है, उससे अंग्रेजों की जो छवि थी एकदम धूमिल होती है। तो जो इन्वेस्टमेंट किया होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश सरकार ने भारत में, और वो किसी भी तरीके से पुरानी जो गलतियां हुई थी, जैसे कि अमेरिका में हुआ था कि उनके हाथ से अमेरिकन जो US है वो हाथ से निकल गया था 1776 में, क्रांति हुई और वो वहाँ से चला गया। वो नहीं चाहते थे भारत में भी ऐसा ही कुछ हो, तो उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको एबॉलिश करते हैं पूरी तरीके से, और पूरा कंट्रोल किसके हाथ में आता है, क्राउन के हाथ में। तो डिक्लेरेशन ऑफ क्राउन आपने सुना होगा 1858। उसके बाद फिर जो काउंसिल एक्ट आते हैं 1861, 1892, 1909, ये काउंसिल एक्ट है। और उसके बाद भारत के संबंध में आते हैं भारत शासन अधिनियम 1990, भारत शासन अधिनियम 1935 जो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके बाद स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये 2 चरणों में आप इसको देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, उसके बाद क्राउन का शासन। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा बैकग्राउंड है कि 2 भागों में बांटते हैं, कंपनी का शासन और सम्राट का शासन, क्राउन का शासन। तो कहानी का बैकग्राउंड 1773 का पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसके पीछे की एक पृष्ठभूमि समझते हैं। तो हम कंपनी के शासन को समझेंगे, और फिर कंपनी का शासन किस प्रकार 1857 में खत्म होता है। उससे पहले कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या क्या किया वो हम यहाँ पे देखेंगे।
तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, तो ये पहल थी जिसमें भारत के संबंध में कुछ कानून बनाना स्टार्ट किए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि जब आपकी कहानियों के तौर पे पढ़ेंगे कि आपका बैकग्राउंड पता होगा तो चीज़ें याद रखना आसान होगा, कि हमें जो कारण पता होता है तो उसका जो इफेक्ट आता है वो हमें याद रह जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है, निर्णायक युद्ध होता है, और जो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं इस युद्ध को जीत लेते हैं। तीनों सेनाओं को हराकर वो भारत के लगभग उन्होंने भारत पे अपनी कंट्रोल कर दिया, और ये निश्चित हो गया था कि अब ब्रिटिश आधिपत्य भारत पे हो जाएगा। ठीक है, कोई व्यापारी के तौर पे आए थे, अब राजनीतिक और प्रशासनिक चीज़ें उनको 1765 में मिल जाती हैं। वो कैसे मिलती हैं कि जो मुगल बादशाह शाह आलम होते हैं वो उनको अधिकार दे देते हैं कि आप बंगाल से, आप उड़ीसा से, आप बिहार से राजस्व और दीवानी के अधिकार उनको दे के उनको ये अधिकार मिल जाते हैं कि आपको दीवानी और राजस्व के अधिकार मिल जाते हैं वहाँ से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 1767 में आपने एक राज्य सुना होगा, साउथ इंडिया में था वो राज्य था मैसूर का। और मैसूर में एक सिपाही जो बाद में मैसूर राज्य की स्थापना करता है, जो बड़ा फेमस हुआ था, नाम था हैदर अली। ठीक है, हैदर अली ने कुछ चीज़ों पर गौर किया। वो चीज़ें क्या थी, उन्होंने देखा कि अंग्रेज भारत की इतनी विशाल सेना से भी कैसे जीत गए। तो उन्होंने देखा कि इनके सैनिक प्रशिक्षित थे, बंदूकें चलाना जानते थे, संगठित थे, और जो टेक्नोलॉजी थी उनकी उस क्षेत्र में भी ज़्यादा थी। तो उसी के तर्ज में हैदर अली ने भी अपने राज्य में फ्रांसीसियों की मदद से, अब देखेंगे हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो फ्रांसीसी अंग्रेज कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे देखेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को कैसे एलिमिनेट किया इस देश से। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हैदर अली क्या होता है कि हैदर अली यहाँ पर राज कर रहा है, उसका राज उदय हो रहा होता है। धीरे धीरे हैदर अली और अंग्रेजों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। और एक कहानी होती है, एक लड़ाई होती है 1769 में। 1769 में जो लड़ाई होती है जिसमें हैदर अली क्या करते हैं, अंग्रेजी सेना को हरा देते हैं। ही वो डिफीट द ब्रिटिश इन दैट बैटल इन 1769। हैदर अली अंग्रेजों को हरा देते हैं। हराने के पीछे क्या होता है, अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं। अंग्रेजों मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक लॉस इससे हुए। उसके बाद क्या होता है 1770 का, कोई हिस्ट्री देखो, अब हिस्ट्री आपको पता होगी तो चीज़ें आपको याद करना बहुत आसान होगा। 1770 में बंगाल में एक महाअकाल आता है, अकाल पड़ता है बंगाल में, और इस अकाल में लाखों हजारों लोग मारे जाते हैं। तब जो लोग मर रहे होंगे, अकाल पड़ रहा होगा, तो रेवेन्यू डेफिनेटली क्या होगा, डाउन हो जाएगा उस जगह का। लोगों को हेल्प थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो अंग्रेज जो कि पूरी तरह व्यापारी थे, भारत से बस लाभ कमाना चाहते, इस देश के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। केवल उनका मोटिव क्या होता था कि वो अपने देश का किस तरह भला कर सकें, अपने लोगों का किस तरह भला कर सकें। तो इस एक और इकोनॉमिक, इस अकाल के कारण भी जो इकोनॉमिक लॉस हो रहे थे, उसके कारण क्या हुआ कि बंगाल में जो उन्हें लॉस हो रहे थे, तो उसके कारण उन्होंने क्या किया, अपने जो कर्मचारी थे इस कंपनी के, उन लोगों से ये बोला कि ऐसा करो, आप लोग अपने निजी व्यापार करने लगो और अपना कार्य खुद देखो, अपनी सैलरी वाली यहाँ से इकट्ठी करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो इससे कारण क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ, जो व्यापारी थे वो अपने निजी कार्य करने लगे, निजी व्यापार पर ध्यान देने लगे, कंपनी को ध्यान देना बंद कर दिया उन्होंने। साथ ही साथ भ्रष्टाचार जैसी घटनाएं स्टार्ट हुई। तो भ्रष्टाचार का जनक भी ऐसे ही चीज़ें स्टार्ट होती हैं कि भ्रष्टाचार का जनक कहा जाता है कि जन्म भी इन्हीं चीज़ों से स्टार्ट हुआ था। तो कंपनी को और इकोनॉमिक लॉस हुए।
ठीक है। कंपनी को लगातार ये इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे थे। मराठा शक्ति भी यहाँ पर लगातार अपना उत्थान कर रही थी अगेन। तब ईस्ट इंडिया कंपनी जाती है ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, सरकार के पास, कि ऐसा है कि आप हमारी मदद करिए, हमें भारत में शासन जो भी हमारे हमने वहाँ पे इलाहाबाद संधि के अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा राज्य के राजस्व और दीवानी राइट हमें मिल गए हैं, आप हमारी मदद करें कि जिससे हम इन इकोनॉमिक लॉसेस को हैंडल कर सकें। ठीक है। और कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट भी इसी मौके की तलाश में थी। वो चाहती थी कि जैसे भारत में व्यापारी के तौर पर तो वो गए थे, अब उन्होंने वहां पर क्या किया था, कुछ क्षेत्र उनके कब्जे में आ गया था, जहां से वो दीवानी और राजस्व राइट उनको मिल गए थे, उनको उन्होंने जीत लिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों और उन पर कंट्रोल करने के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा हाँ हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें होंगी, हमारे कुछ नियम्स होंगे, जो नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो उन्हीं नियमों में सबसे पहले आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, देखिए। रेगुलेटिंग एक्ट से पहले भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपना कार्य कर रही थी, उसने 3 जगह अपने गवर्नर बैठाए हुए थे। कहाँ कहाँ? कोलकाता, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में अपने गवर्नर थे। ठीक है। और वो इंडिविजुअली अपने निर्णय, अपने कार्य कर रहे थे। सबसे पहला काम उन्होंने वही किया जो ये विकेंद्रीकरण था इस टाइम 1773 से पहले, उस विकेंद्रीकरण को खत्म किया और केंद्रीकरण की तरफ पहला कदम बढ़ाया। और उन्होंने मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को रिपोर्ट करने को बोल दिया। किसको? कोलकाता प्रेसिडेंसी को। और कोलकाता प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बोल दिया गया बंगाल का गवर्नर, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जीजी ऑफ बंगाल। और दोनों गवर्नर मद्रास के और मुंबई प्रेसिडेंसी के किसको रिपोर्ट करेंगे? अब करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यूपीपीसीएस पूछ सकता है आपसे सीधा, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए। केंद्रीकरण की शुरुआत होती है यहाँ से। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की सहायता करने के लिए उन्होंने अपॉइंट किया किसको? एक काउंसिल को, दैट नेम इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 सदस्य होते थे। ये 4 सदस्य और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मिलके किसी भी प्रशासनिक हो या विधायी हो वो नियम कायदे बनाते थे। ठीक है, ओके। इतना काम उन्होंने किया। अब होता क्या है कि पहले क्या हो रहा था, गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास, गवर्नर जनरल ऑफ मुंबई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रिपोर्ट करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि शेयर होल्डर्स ऑफ दिस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर थे उनके द्वारा चुने जाते थे। 24 सदस्य को चुना जाता था, उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे। अब ईस्ट इंडिया जो तुम्हारा रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, तो हुआ क्या, जो गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ मुंबई रिपोर्ट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, and governor general of Bengal report to court of directors, and court of directors report to British Parliament regarding revenue, civil and military operations in India। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, जो कर्मचारी थे जो अपना निजी कार्य करने लगे थे और उपहार लेने लगे थे, भ्रष्टाचार के जो कॉन्सेप्ट थे, इन पर प्रोहिबिटेड कर दिया कि कोई भी कर्मचारी कोई भी
अधिकारी अपना निजी व्यापार भारत में नहीं करेगा, किसी से उपहार नहीं लेगा, इस पर भी रोक लगा दी। तो यही समस्या की जड़ें थी। तीसरा काम क्या किया, जो अक्सर क्वेश्चंस में आ जाता है, यूपीएससी या यूपीपीसी से पूछ लेते हैं, वो था 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। और ये सर्वोच्च न्यायालय जो स्थापित किया गया था केवल ब्रिटिश मूल के नागरिकों के लिए किया गया था, के रिगार्डिंग किया गया था। अब क्वेश्चन एक क्वेश्चन ये बन जाता है, दो क्वेश्चन और बन जाते हैं इसमें कि इनके जो चीफ जस्टिस ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट हु, दैट इज इलियास इम्फे that was the chief justice of supreme court of 1774 established by regulating act 1773। देखिए मैं इंग्लिश यूज कर रहा हूँ बीच में, इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आनी चाहिए, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद तीन और जज थे इसमें, तीन अलग जज थे, वो थे चैम्बर्स, एक चैम्बर्स थे, हाइड थे और लेमेस्टर, ठीक है। सर इलियास इम्फे एंड दैट चैम्बर, लेमेस्टर और हाइड। और क्या बदलाव हुए थे इस टाइम पे वो देख लीजिएगा। तो मैंने आपको सारे बदलाव इसके बताए। ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब 1773 तो बन गया, लेकिन कुछ समस्याएं थी इस रेगुलेटिंग एक्ट में, और उस समस्या को सॉल्व करने के लिए आया सेटलमेंट एक्ट 1781। वो समस्याएं क्या थी उस पर जिक्र करते हैं हम लोग। अब पहली समस्या जो हुई वो हुई कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट हमने बनाया है 1774 में कलकत्ता में, वो किन लोगों के को कवर करता है, किन लोगों के मुकदमों को या उनकी चीज़ों को सुनेगा, फैसले सुना सकता है। जुरिडिक्शन क्या है इसका, अधिकार क्षेत्र क्या है, यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो यहाँ पर पहली चीज़ निकल के आई कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं चाहता था कि वो इनके अधीन हो, कि उनकी कोई भी चीज़ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिव्यू की जाए। उसके अलावा कर्मचारी जो थे कंपनी के, उनके ऊपर भी कोई भी मुकदमा ना चलाया जाए, ठीक है। तो भैया इसमें सेटलमेंट एक्ट 1781 में यही दो चीज़ें कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को और उसकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया, कर्मचारियों को भी उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया। रेवेन्यू और सिविल मामलों में भी, जो रेवेन्यू मामले थे उससे जुड़े मामले भी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिए गए। और इस कानून द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया। हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल, जो हिंदू धर्म ग्रंथ थे उनके अनुसार न्याय होता था। मुसलमानों की जो शरीयत है उसके अकॉर्डिंग उनका न्याय होता था, ठीक है। और साथ ही साथ इसने क्या किया, तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी को प्रांतीय न्यायालय और काउंसिल, प्रोविंस कोर्ट एंड काउंसिल के नियम विनिमय बनाने के अधिकार भी मिल गए। किनको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो काउंसिल थी कोलकाता वाली, ठीक है, उसको ये निर्णय भी मिल गए कि वो प्रांतीय जो कोर्ट्स हैं, जो प्रांतीय कोर्ट हैं और उनकी जो काउंसिल है, प्रांतीय काउंसिल है, उनके लिए भी वो नियम कायदे बना सकें। तो यहाँ से हमारा 1781 संशोधन जो सेटलमेंट एक्ट है वो हमें समझ में आ गया। क्या प्रॉब्लम थी, सुप्रीम कोर्ट के साथ प्रॉब्लम थी, उसके अधिकार क्षेत्र को लेकर प्रॉब्लम थी, उसको रिजॉल्व किए। एक और प्रॉब्लम ये आई कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है, और उनके साथ थे 4 लोगों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। अब जब वोटिंग होती थी किसी भी प्रशासनिक या विधायी कानून को लेकर या
समस्या को लेकर, या उसको पास कराना है, कोई विधायी सिविल है, या तुम्हारा प्रशासनिक कोई चीज़ है, या फिर तुम्हारी लेजिस्लेटिव कोई चीज़ है बनानी है, नियम बनाना है, तब क्या होता था, गवर्नर जनरल का एक वोट, 4 वोट इसके, हाँ एक इसका वीटो, एक इसका एक एक्स्ट्रा वोट, तो इसको कम से कम इसमें से 2 वोट चाहिए होते थे +1, तब जाके कोई भी नियम कायदा पास हो पाता था, नियम विनिमय पास हो पाते थे। ठीक है, अगर इसमें से 3 ने इसके पक्ष में नहीं दिया, ठीक है, या चारों ने किसी नियम के अलग अपोजिट दे दिया, तो वहाँ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को प्रॉब्लम आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसके थ्रू जो काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसके सदस्यों की संख्या 4 से कितनी कर दी, 3। अब इसमें से इन्हीं 2 का इनके लिए अगर मत मिल जाता था तो आसानी से कोई भी एक्ट पास हो जाता था। ठीक है, उसके अलावा भी और शिकंजा कसने के लिए जो पिट्स उस टाइम क्या कौन थे, दैट वाज द, तो पिट्स कौन थे, पिट्स वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश दैट टाइम, तो इसी के आधार पर उनका पिट्स इंडिया एक्ट नाम पड़ा। इसमें सबसे पहला बदलाव यही था, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो समस्या थी, जो 4 लोग थे, वो कभी हुआ क्या था कि वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ ही उन्होंने एक महाभियोग का एक वो निकाल दिया था, ठीक है, उनको हटाने के लिए। तो गवर्नर जनरल बंगाल जो वहाँ पे हुए, उन्होंने कहा भाई ये तो गड़बड़ है, इनको 3 कर दो, ठीक है, जिससे कि जो नियम कायदे बनाने हैं उनमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की थोड़ा सा कंट्रोल ज़्यादा रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी पर और शिकंजा कसने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, यहाँ सर डुअल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन स्टार्ट किया। वो डुअल गवर्नमेंट वाला जो पहले ख़त्म कर दिया था, क्लाइव के टाइम जो चलता था कि प्रशासनिक चीज़ें कौन देखेंगे, नवाब देखेंगे। तो होता क्या है कि और कंट्रोल करने के लिए वो क्या करते हैं, डुअल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है यहाँ से। डुअल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो 2 तरीके के कार्य कंपनी कर रही थी। कौन कौन से कार्य कर रही थी, प्रशासनिक कार्य भी कर रही थी और रेवेन्यू संबंधित कार्य भी कोई कर रही थी कंपनी। ठीक है, मतलब प्रशासनिक कार्य और साथ ही साथ वाणिज्यिक कार्य, दोनों ही कार्य कौन कर रही थी, कंपनी कर रही थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कंट्रोल में था। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की कंट्रोल को और कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक बोर्ड बनाया, दैट इज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया था वो किसने बनाया था, वो डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही ये डिसाइड करता था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनेगा। पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर लेते थे, अब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसको बनाया जाएगा, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो बीओसी बोलेंगे इसको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा निर्धारित होने लगा। इस प्रकार जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो उनके रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री जितने ऑपरेशंस थे वो सब ये देखने वाले थे, प्रशासनिक, सिविल और ये सारी चीज़ें। और वाणिज्यिक जो कार्य थे, व्यापारिक कार्य थे, वो किसके हाथ में दे दिए गए, अभी कोर्ट ऑफ सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में दे दिए गए। तो 2 भागों में सब्जेक्टों को बांट दिया गया, प्रशासनिक, रेवेन्यू, और प्रशासनिक का जैसे रेवेन्यू है, सिविल है, मिलिट्रीज है, ये सारे किसके हाथ में था, बीओसी के हाथ में थे। और जो वाणिज्यिक कार्य थे, जो व्यापारिक कार्य थे, वो किसके हाथ में थे, सीओडी के, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के। ठीक है, और बदलाव क्या किया इसमें इन्होंने, वो भी हम देख लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट में। तो यहाँ से जो पृथकीकरण, मतलब कंपनी के राजनीतिक कार्य, जो पॉलिटिकल कार्य हैं उनको, और उसके व्यावसायिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया। और पहली बार ये चीज़ बोली गई, ये द्वैध शासन बताते हैं इसको हम, जो पहली बार ये बोली गई, जो भी कंपनी के आधिपत्य में जो भी एरिया था, ठीक है, एक तो 4 से 3 कर दिए गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, दूसरा ये दोनों जो द्वैध शासन स्टार्ट कर दिया गया,
व्यापारिक कार्य सीओडी के पास, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास, और राजनीतिक कार्य, प्रशासनिक कार्य हैं, दैट वाज रिलेट टू द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और वही डिसाइड करते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनेगा आप। ठीक है। उसके अलावा जो कंपनी द्वारा जो एरिया कैप्चर किया गया था इंडिया में, उसको पहली बार बोला गया क्या, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र, और ब्रिटिश सरकार को भारत के कंपनी के कार्यों, उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण यहां से मिल गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली चीजें। इसके बाद आता है दौर लॉर्ड कॉर्नवालिस का। कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जिक्र आप जब भी करेंगे तो इनका बहुत योगदान है। अंग्रेजों का भारत में जो पूरा कंट्रोल आता है, इसमें अंग्रेजों की जो जितनी उन्होंने कामयाबी पाई उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस का भी बहुत रोल है। उन्होंने दो कार्य देखी, एक तो भूमि बंदोबस्त वाला जो काम है वो भी इनसे रिलेटेड है। दूसरा, भारत में जो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज हैं वो कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ही हैं। ठीक है। और जब लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में जब जुड़ते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए जाते हैं, तो इन्होंने दो मांगे कर दी। एक तो बोला कि मेरे को ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो भी निर्णय होते हैं उसमें वीटो दे दो। ठीक है। और दूसरी, जो सैन्य कमांडर है, कमांडर इन चीफ, वो पद भी मेरे को ही चाहिए। ठीक है, सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद भी चाहिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। मतलब सेना पर भी पूरा कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के निर्णयों पर भी पूरा कंट्रोल, ये चीज इन्होंने यहां से ले ली। और उसी के आधार पर कंपनी के जो अनिश्चितकालीन टाइम के लिए जो व्यापार करने का अधिकार 1609 में मिल गया था ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, वो अधिकार अब रिवाइज होगा 1793 में। ठीक है। तो केंद्रीयकरण वाला कॉन्सेप्ट वहां से आया। दो भागों में जो कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्य को दो भागों में तोड़ दिया, तो पृथक करने का कॉन्सेप्ट जो आया वो भी यहाँ से देखा गया, आपने देखा भी। ठीक है। कैसे धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे फंक्शंस पर धीरे धीरे कंट्रोल करना स्टार्ट कर रही है। ओके बेटा जाओ, सॉरी डियर। और 1786 में जो भी काउंसिल थी उसके पूरे निर्णय पर कैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का कंट्रोल हो रहा था। फिर जो चार्टर एक्ट जो अनिश्चितकालीन के लिए था वो 1793 में रिवाइज होता है, और 20 सालों के लिए इसको, अगले 20 सालों के लिए कंपनी को फर्दर 20 ईयर के लिए अधिकार दे दिए जाते हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि बस बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी गवर्नर पर भी कंट्रोल अधिक कर दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, और व्यापार को 20 वर्षों के लिए भारत में बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक चीज और इसमें होती है कि कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता भी खत्म हो जाती है। कभी पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। ये 1793 के एक्ट जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा होता है। उसके अलावा उन्होंने क्या किया था, बीओसी जो था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था कि सदस्य तथा उनके कर्मचारियों का जो भुगतान था वो भारतीय राजस्व से किया जाने लगा था। बाद में आप देखेंगे इसका भी विरोध हुआ था और इसको भी एबॉलिश किया जाएगा। ठीक है। अब 20 सालों के लिए कंपनी को व्यापार करने का अधिकार मिल गया। तो दूसरा चार्टर एक्ट जब आएगा वो आता है 1813 में, और यहाँ कुछ चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें बदलाव होती हैं। पहला बदलाव ये था, क्या हुआ था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये इस बात की मांग उठने लगी थी, सारा जो बेनिफिट है, जो भारत के व्यापार के साथ सारा बेनिफिट ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों उठाए, उसको ही क्यों मिले, दूसरी कंपनियों के लिए भी रास्ता खुलना चाहिए। दूसरे व्यापारी भी चाहते थे कि भारत के साथ वो व्यापार कर सके। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था भारत के व्यापार पर, उस पर कुछ अंकुश लगा, और अंकुश ये लगा कि उनका चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर बाकी सारे जो का एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। ये चीज महत्वपूर्ण थी। उसके अलावा दूसरी चीज जो हुई वो क्या हुई कि जो ईसाइयत को इंडिया में भी फैलाना था, तो उसी को पॉइंट ऑफ व्यू करके
जो ईसाई मिशनरी थे वो भारत आए और भारत के लोगों को उन्होंने कहा कि आप लोग उतने सिविल नहीं हैं, उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, हम आप लोगों को प्रबुद्ध बनाएंगे या इनलाइटन करेंगे। जो देश बुद्ध का है, जिन्होंने दूसरे देशों को रास्ता दिया, शांति का संदेश दिया, मानवता का संदेश दिया, उन लोगों को अंग्रेज ये सिखाएंगे कि कैसे प्रबुद्ध होना है, कैसे समझदार होना है। ये कहीं ना कहीं भारतीय लोगों के मन मस्तिष्क पे एक गहरा आघात करती है और यहीं से थोड़े थोड़े ये विचार फूटना स्टार्ट होते हैं कि अंग्रेज भारत के लिए सही नहीं है जनमानस के अंदर। ठीक है, तो ईसाई मिशनरी आए भारत में इस टाइम पर, तो धार्मिक लोगों को बड़ा खराब लगा, जनमानस को भी अच्छा नहीं लगा कि ये लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं। उसके अलावा पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए की ग्रांट भी मिली। वो क्यों दी गई थी? क्योंकि अब सारे लोग जो अंग्रेजों के लिए काम करें वो ब्रिटिश से ही लाए जाएं, कि उनको हायर पे भी करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया कि भारत के लोगों को ही पश्चिमी शिक्षा देने के कॉन्सेप्ट को बनाना स्टार्ट किया, जैसे यहाँ के लोगों को ही अपने लिए नौकर बना दें अपनी कंपनी में, उनसे काम कराया जाए और उन्हें कम तनख्वाह पे रख लिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार, इसमें 1 लाख रुपए का ग्रांट मिला था। ठीक है, और एक और चीज, स्थानीय लोगों पर कर लगाना स्टार्ट किया। जो लोकल लोग थे उन पे भी कर लगाना स्टार्ट किया, जो कर नहीं चुका सकते थे उन पर सजा का प्रावधान भी कर दिया। ठीक है, अब 18-20 साल के लिए किया। यहाँ से भी एकाधिकार जो अभी केवल चाय और चीन के व्यापार तक सीमित रह गया था, उसको 20 साल के लिए बढ़ाया गया। और 1833 का वो वर्ष जब कुछ चीज़ें और बदलाव होंगी। देखिए क्या क्या बदलाव आएंगे यहाँ पे। पहला बदलाव यही आया कि जो एकाधिकार चाय चीन और चीन के व्यापार था वो भी समाप्त कर दिया। अब कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो व्यापार पर एकाधिकार था उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण चीज की गई, सेंट्रलाइजेशन सिस्टम, जो केंद्रीयकरण को और ज्यादा मजबूत किया गया। ठीक है, हम देखते हैं भारत के संविधान में, भारत का संविधान किसकी तरफ झुका हुआ है? केंद्र की शक्तियों की तरफ, कि उसको केंद्र और राज्य संबंध तो है, लेकिन ऐसी स्पेशल आपातकालीन शक्तियां आने पर केंद्र सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेता है। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आ रहे थे कि केंद्रीयकृत, जैसे सैन्य मामले हैं, विदेश मामले हैं, ठीक है, कोई R&D वाला हिस्सा है, डिप्लोमेट्स के मैटर्स हैं, ये सभी किसके हिस्से में आते हैं? भारत सरकार के, केंद्र सरकार की। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, पूरे भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाना लगा। पूरे देश की जितनी भी प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिश आधिपत्य की, वो सभी इसके अधीन आ गई और सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ से क्या एक चीज और 1833 में एक चीज और होती है, जो मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी, उनकी जो विधायी शक्तियां थी, कानून बनाने की शक्तियां, उनसे उनको वंचित कर दिया जाएगा। और ये रिस्टोर कब होंगी? कि पूरी तरीके से केंद्रीय व्यवस्था स्टार्ट हो गई थी इस टाइम पे। ठीक है, ये चीज आप देखेंगे 1861 में दोबारा से रिस्टोर होंगी। जो विधायी शक्तियां छीनी गई इसमें प्रांतों से, प्रांत क्या मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी से, वो बाद में मिलेंगी और असीमित शक्तियां दे दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। पूछ लिया जाता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? ठीक है, आज का आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट में ये दे सकते हैं जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे और उनका भारतीय समाज को और बेहतर बनाने में क्या योगदान था। ठीक है, इसका आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारिक निकाय के रूप में जाने वाली गतिविधियां समाप्त हो गई, अब पूर्णतः प्रशासनिक निकाय बनकर ही रह गई थी। ठीक है, 1833 में एक कॉन्सेप्ट लाने का प्रयास किया गया, जो सिविल सेवा
चुने जाते थे उनकी खुली प्रतियोगिता करने का प्रयास किया गया, लेकिन ड्यू टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उनके विरोध के कारण उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, भारतीयों को इसमें हमें नहीं लाना है अभी। तो उनके विरोध के कारण क्या हुआ, जो ये प्रावधान था ओपन कंपटीशन फॉर ऑल फॉर सिविल सर्वेंट, ये यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाई ये चीज। ठीक है, अब उसके बाद जो लास्ट इस ब्रिटिश शासन जो कंपनी का शासन था उसमें जो लास्ट चार्टर आता है अगले 20 साल बाद, वो आता है 1853 का। 1853 में क्या होता है, सबसे पहले जो ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट सर्विसेज थी उसको स्टार्ट कर दिया जाता है। सबसे पहले आप ये समझिएगा, ठीक है। और लेकिन जो परीक्षा थी वो इंग्लैंड में होनी थी और परीक्षा इंग्लिश में होनी थी। आज के दौर में इंग्लिश में सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना बहुत टफ है, तो उस टाइम आप सोच सकते हैं कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा, ठीक है। फिर भी हमारे पहले जो पर्सन हुए हैं जिन्होंने इस ICS मतलब सिविल सर्विसेज कंडक्ट बाय द ब्रिटिश उसको पास किया था, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंग्लिश मीडियम खुली प्रतियोगिता हुई थी इसमें, ठीक है। और इस टाइम एक और चीज़ हुई थी जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो कंपनी का जो व्यापारिक काम था वो तो ख़त्म हो गया था, प्रशासनिक काम रह गया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, कंपनी के कार्य को 2 भागों में तोड़ दिया। वो 2 भाग कौन कौन से थे? एक बोला कि विधायी कानून बनाने के जो कार्य हैं वो एक अलग बॉडी करेगी अब, और जो प्रशासनिक कार्य हैं वो एक अलग बॉडी करेगी। तो सेपरेशन ऑफ पावर भी यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। ILC इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका गठन किया गया, ठीक है, जो कि विधायी कानून बनाने का काम ये करेगी। उन कानूनों को प्रशासनिक काम कौन करेगी? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा अभी, ठीक है। जो इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो करेंगे, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो प्रशासनिक कार्य करेंगे, और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो केंद्रीय विधायी का या केंद्रीय विधायिका परिषद है, वो कानून बनाने का काम करेगी, ठीक है। और इसका मेंबर कितने होंगे? 12 मेंबर होंगे इसमें, ठीक है। और जो तुम्हारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसमें कितने मेंबर थे? 1+4 कर दिए गए। चौथा मेंबर और आ जाएगा जिसको लॉ मेंबर बोलते हैं। क्या? लॉ मेंबर। इनको अब वोट देने का अधिकार भी था, ठीक है। इसी में आप देखेंगे कि 1854 में मैकाले समिति बनती है। मैकाले समिति किसके लिए बनती है? खुली प्रतियोगिता फॉर सिविल सर्विसेज सर्वेंट के लिए। तो हम जो आज के टाइम पे अपने पार्लियामेंट्री फॉर्मेशन देखते हैं गवर्नमेंट का, ये 1853 में जो ये बदलाव हुआ था, इसको लघु संसद के तौर पे आप देख सकते हैं। संसद में क्या क्या चीज़ें होती हैं? हम देखिए, सांसद चुने जाते हैं संसद के अंदर। संसद के 2 भाग हैं, राज्य सभा और लोकसभा। अब लोकसभा में आप देखेंगे, लोकसभा में भी 2 होते, संसद होते हैं, और एक केंद्रीय मंत्रालय होता है, मंत्रिपरिषद होता है हमारा। इसी टाइम आप देखेंगे कि वुड्स समिति भी का बनती है, जो कि शिक्षा से संबंधित थी, ठीक है। वो भी आप इसी दौरान आप देखते हैं। इसी दौरान आप देखेंगे भारतीय समाज में भी कुछ लोग हुए हैं, जैसे कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह 1856 के लिए बहुत महत्वपूर्ण था उनके दौर। और ये दौर जो 1853 का चार्टर अधिनियम बन रहा था, इस टाइम भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? जिन्होंने एक व्यवस्था दी थी, डलहौजी, हड़प की नीति, राज्य हड़प की नीति,
ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी थे, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे इस टाइम के। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्मेशन यहाँ का कॉन्सेप्ट है। 12 लोग थे, उसके बारे में आपको बताऊं। 4 लोग तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल से हुए, 4 लोग ऐसे थे कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कमांडर इन चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट, प्लस एक उनका जज। इस प्रकार से 4 की ये हो गई। 4 लोग कौन थे? वो 4 जो प्रेसिडेंसी थी, मद्रास हो गई, बॉम्बे हो गई और बंगाल हो गई। उसके अलावा एक और प्रेसिडेंसी बनी थी, वो थी आगरा प्रेसिडेंसी, याद रखिएगा। 4th इज आगरा प्रेसिडेंसी। ठीक है, जहां से एक स्थानीय प्रतिनिधित्व को चुना गया था। तो पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में, कानून बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी, प्रतिनिधित्व का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी अधिनियम के तहत आया। तो आज जो हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो हमने ये पढ़ा है कि जो कंपनी का शासन था उस दौरान ब्रिटिश पार्लियामेंट किस तरीके से उसने कंट्रोल किया पूरी कंपनी के सारी गतिविधियों पर। ठीक है, अब हम जो कल पढ़ेंगे तो 1857 का जो विद्रोह है उसके बाद की कहानी को पढ़ेंगे और क्राउन डिक्लेरेशन को देखेंगे, जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके एबॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, और आप इसी तरीके मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं डेली आपको टॉपिक वाइज चीज़ों को कराता चलूँगा, जिससे पेपर से पहले हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर आसानी से कर लेंगे। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने अभी से आपको बता दिया है, जो पेपर 3rd है, मेंस का पेपर 3rd है, उसमें इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक वाला हिस्सा आप अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी विजन की जो करंट अफेयर्स आती है, मंथली मैगजीन आती है, उसमें जो आप इकोनॉमी का पोर्शन है उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। एक पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए एक एक करके। इकोनॉमी पहले पूरे साल का, मतलब फेब मार्च से स्टार्ट करिएगा और अभी तक का जो जनवरी चल रहा है अभी हमारा, वहाँ तक का कंप्लीट कर लीजिए। इसी प्रकार इन्वायरमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा विजन के उससे ही। साइंस एंड टेक कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जो आपको मेंस में भी हेल्प करेंगे, इवन आपको प्रीलिम्स जो हमारा मेन फोकस है वहाँ भी हेल्प कर देंगे। तो अगले 1.5 महीने में आपका यही टारगेट होना चाहिए कि इतना आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाए करंट अफेयर्स का। थैंक यू सो मच।